नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिनोडिया आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, हम एमपी जीके पढ़ रहे थे और एमपी जीके में अभी तक हमने मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का खेल और बहुत सारी चीज़ों में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने एमपी जीके की कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज मैं एमपी जीके एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का नवीन जिला निवाड़ी किस से अलग करके बनाया गया? मध्य प्रदेश का नवीन जिला निवाड़ी किस से अलग करके बनाया गया? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं। ठीक है, कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं, मतलब 52 ज़िले हैं। 52वां जिला कौन सा बना दोस्तों? निवाड़ी बना है। किससे अलग होकर बना है? ये टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ये टीकमगढ़ से कब अलग हुआ है? 1 अक्टूबर 2018 को अलग हुआ है। क्लियर? निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को किससे अलग हुआ है? टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ठीक है। और दोस्तों निवाड़ी जिला में 3 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? 3 तहसील हैं। 3 तहसील कौन कौन सी हैं? एक हो गया पृथ्वीपुर, ठीक है, दूसरा हो गया ओरछा और तीसरा हो गया निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी जो है दोस्तों वो वहाँ का जिला मुख्यालय है। और दोस्तों ये बता दूं आपको कि निवाड़ी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला वर्तमान में कौन सा है? निवाड़ी है। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अभी दोस्तों इसका आंसर मैंने बताया नहीं कि मध्य प्रदेश का नवीन जिला निवाड़ी किससे अलग करके बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीकमगढ़। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी चोटी मालवा के पठार की नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं सिगार, जाना पाव, धजारी, सिद्ध बाबा। तो दोस्तों याद रखना कि जो सिगार चोटी जो है ये मालवा के पठार की है। ठीक है। जाना पाव भी मालवा के पठार की है और धजारी भी कहाँ की है? मालवा के पठार की है। और दोस्तों जो सिगार चोटी है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 881 मीटर। जाना पाव की कितनी है? 854। धजारी की कितनी है? 810। ठीक है, सब मीटर में है। और जाना पाव जो है दोस्तों यहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि व्यापम में कहीं से भी कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको सबकी ऊंचाई और इनके क्रम भी याद होना चाहिए कि सिगार के बाद क्या है? जाना पाव है, जाना पाव के बाद धजारी है, कौन सी चोटी मालवा के पठार में है, कौन सी चोटी मालवा के पठार में नहीं है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी अब आपको होना चाहिए, क्योंकि व्यापम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा जो है मालवा के पठार की चोटी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों कोशिश करते हैं हम यहाँ थोड़ा सा ये अपना ऐसा कुछ इंडिया का मैप बनता है, मैंने ड्रा करने की कोशिश किया है छोटी सी जगह में। दोस्तों दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर कौन सा होता है दोस्तों मैप में? ऊपर साइड। पूर्व कहाँ होता है? इधर। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ से आता है दोस्तों? इधर साइड से आता है। ठीक है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा होता है दोस्तों? दक्षिण ये होता है और पश्चिम ये होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से क्रिएट होता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है दोस्तों? जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये इस दिशा से आता है। ठीक है, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे हम लोग तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करता है, लौटता हुआ मानसून या जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं ये कहाँ से आर्द्रता ग्रहण करता है और कैसे कैसे भारत में वर्षा होती है। इस सभी के बारे में हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मानसून की
दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से होती है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? ऑप्शन है खंडवा, होशंगाबाद, छतरपुर और उज्जैन। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, किसकी दृष्टि से दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत है दोस्तों खंडवा। कौन सा है? खंडवा। ठीक है, अब दोस्तों हमने जब वन व्रत की बात की है तो हमें कुछ इसकी जो वनों से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। दोस्तों स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जो मध्य प्रदेश में है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है। कौन सा कार्यालय? क्षेत्रीय कार्यालय। इसका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का। तो इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है दोस्तों, एक उष्णकटिबंधीय वन संस्थान है जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर, मतलब TFRI। कभी आप जबलपुर जाएं तो वहाँ घूमने ज़रूर जाएं दोस्तों। जब हम फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैंने SFRI और TFRI दोनों को घूमा था। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है ये। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को वहाँ पर मिलता है। तो आप जब भी जाएं जबलपुर तो एक बार ज़रूर विजिट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों मिजोरम। जो वन स्थिति रिपोर्ट 2017 थी दोस्तों, उसमें भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर है? मिजोरम में है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछे आपसे तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब दोस्तों हम इतनी बात किए हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई है उसके अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा है दोस्तों? मिजोरम ही है। ठीक है, मिजोरम में दोस्तों 2017 में जो था प्रतिशत कितना था? 86.27%। 86.27%। परंतु दोस्तों 2019 में थोड़ा कम हुआ और 85.41%। ये क्या शो करता है दोस्तों कि दिनों दिन जंगल कम हो रहे हैं, दिनों दिन वन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि वनों को हम काटें ना। ठीक है, और पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित करें। ठीक है, अब दोस्तों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हमने देख लिए कि मिजोरम में 85.41% जंगल है। अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पे अपने जंगल है? तो इसका आंसर है दोस्तों कितने में? 77,482 वर्ग किलोमीटर। 77,482 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना से जोड़ना प्रस्तावित है? ऑप्शन है कान्हा किसली बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली और फाचल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आपको सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता होना चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, और आप नहीं देखेंगे तो मेरा नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान होने वाला है। और एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख जाओगे। ठीक है, या एक वीडियो में 10-15 मिनट का बना दूंगा तो उसमें आपको सब कुछ बनने लगेगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। संख्या के हिसाब से कहाँ है? कान्हा किसली में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। लेकिन दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है वहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। ठीक है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारे सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, पन्ना में है। और फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? डिंडोरी में है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। और लड़के कहाँ गलती करते हैं? इसमें मंडला लगाकर जाते हैं, क्योंकि कुछ पुस्तकों में अभी भी ये मंडला लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको सब कुछ समझ में जाएगा कि मंडला क्यों लिखा रहता है, क्योंकि मंडला, डिंडोरी, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी जब मध्य प्रदेश का गठन वाला वीडियो मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर वो देखेंगे आप, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश से किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जंगल गलियारा योजना से जोड़ना प्रस्तावित है? तो कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा योजना से जोड़ना प्रस्तावित है। आप दोस्तों बिल्कुल इन क्वेश्चनों को सोच समझ के ही पढ़िए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है जब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा कविता किस जेल में लिखी थी? पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है, और कौन से जेल में लिखी थी दोस्तों? बिलासपुर जेल में लिखी थी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बिलासपुर जेल में लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, जब आप चट्टान वाला और मध्य प्रदेश की मिट्टी वाला वीडियो पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आप MCQ सॉल्व करने से पहले मेरे वीडियो को पूरी तरह से ईमानदारी से देखें, आपसे ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैसी गणना के आधार पर मध्य प्रदेश में जोतों का औसत आकार कितना है? तो इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, 2.2 हेक्टेयर, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कैसे कहते हैं? जबलपुर को कहते हैं। मदन महल कहाँ है? जबलपुर में है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु खाद्य संयंत्र उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगाया गया है? इसमें समझने लायक कुछ नहीं दोस्तों, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील है। ठीक है, अब दोस्तों याद आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों गोंड है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ठीक है, अब दोस्तों जो भील जनजाति है ये द्रविड़ियन परिवार की जनजाति है। ठीक है, कौन से परिवार की जनजाति है? द्रविड़ियन परिवार की। और भील शब्द का अर्थ होता है धनुष और बाण। दोस्तों ये भील जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में है? अलीराजपुर में है, झाबुआ में है, धार में है, बड़वानी में है, खरगोन में है। कहने का मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। अब इसकी कुछ उपजातियाँ रहती हैं दोस्तों, भिलाला, पटेलिया, वारेला, बेगास, रथियास। और ये दोस्तों एक स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि करते हैं, उसको नाम से जानते हैं हम ची माता। कौन से नाम से जानते हैं? ची माता। अब दोस्तों स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि क्या होती है? क्या होता है दोस्तों, वनों को काटकर क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करने लगते हैं ये लोग। और जब तक वो ज़मीन उपजाऊ रहती है तो वहाँ पर खेती करते हैं, और जब वह ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती, मतलब क्या हो जाती है, ऊसर हो जाती है, तो वहाँ से चल जाते हैं दूसरी जगह, और दूसरी जगह के जाके वन को काटने लगते हैं। और वहाँ भी ऐसे ही करते हैं दोस्तों, फिर वहाँ वन काटेंगे, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो फिर वहाँ वन काटेंगे। तो इसको स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। और जो भील जनजाति के लोग जो स्थानांतरित और झूमिंग कृषि करते हैं उसे चीमाता के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों भगोरिया का नाम आपने सुना ही होगा यदि आप एमपी जीके को पढ़ते होंगे तो। भगोरिया नृत्य कह लो, भगोरिया पर्व कह लो, भगोरिया विवाह कह लो, कुछ भी कह लो आप, ये भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया यदि आपको कुछ भी कभी दिखे तो उसका आंसर सीधा भील जनजाति ही लगाना है, ठीक है। इसमें दो विवाह होते हैं दोस्तों, अपहरण विवाह है और गोल गधेड़ो विवाह है। कौन कौन से विवाह है? अपहरण विवाह और गोल गधेड़ो विवाह है, ठीक है। और भीलों के निवास स्थान को दोस्तों, भील मतलब भीलों से भील टच जो रहते हैं, जिसे हम कॉलोनी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? भीलों के निवास स्थान को फालिया कहते हैं। परंतु भीलों के मकानों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू, ठीक है। दोस्तों एक चित्रकला है जो भील जनजाति में प्रसिद्ध है, उसका नाम है पिथोरा भित्ति। क्या? पिथोरा भित्ति, जिसके प्रसिद्ध कलाकार हैं लिखिंदर जी, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? लिखिंदर जी हैं, ठीक है। मतलब और एक पेमा फालिया जी हुए हैं जो इसके पिथोरा भित्ति के क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा दोस्तों कि आप कुछ भी पढ़ लें, किसी बुक से पढ़ लें और आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लें। अब एमपी पुलिस और फॉरेस्ट जैसे एग्ज़ाम को निकालने में भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।